जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का 60 दिनों का जो हम लोग का योजना बना हुआ है, ठीक है। तो उसका आज आपको प्रथम वीडियो होगा और जो भी आपको प्लान में दिया गया है बिल्कुल उसी हिसाब से आपको रोज़ वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। देखिए, आज का हम लोग का मोटिवेशनल पॉइंट क्या होने वाला है। आज का होने वाला है ये कि अगर आज दिल में आग है, मेहनत में दम है, तो वो वर्दी दूर नहीं जिसे देखकर आंखें नम और सीना चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये इसलिए है कि कमिटमेंट, देखिए, सिर्फ करने से नहीं होगा। कमिटमेंट करने का मतलब है कि आपको उसको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और जिनके अंदर में कंसिस्टेंसी होगा, ठीक है, जो लगातार बना रहेगा, तो फिर वही क्या करेगा, डिफरेंसेस क्रिएट करेगा। देखिए, बिहार पुलिस में आपको अभी क्या है ना कि बहुत सारा कोर्स यूट्यूब पे बहुत सारा क्लास मिल जाएगा, ठीक है। और आप जिसको चाहिए उसको जाके क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मगर आप किन्हीं को भी फॉलो करने से पहले या किन्हीं का भी कोर्स लेने से पूर्व, ठीक है, आप दो काम जरूर कीजिएगा। पहला काम ये कीजिएगा कि बिहार पुलिस का सिलेबस क्या है, आप वो एक बार देख लीजिएगा। और दूसरा, पिछले वर्ष में जो सवाल पूछा गया है PYQ, आप मेरे भी चैनल बिहार कंपटीशन पे जाइएगा तो हम कल लगभग 1 घंटा कुछ मिनट का बना के दिए, तो वहाँ पे GS पोर्शन को क्या किया गया है, कवर किया गया है। और जैसे ही मैथ रीजनिंग का क्लास चालू होगा तो उसमें क्या करेंगे, उसका मैथ और रीजनिंग उसमें क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और साथ में आपको हिंदी वाला सेक्शन और इंग्लिश वाला सेक्शन भी कर लेंगे, ठीक है। तो हम ये किस लिए कह रहे हैं, हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कीजिएगा तो उससे पहले आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस एग्ज़ाम का क्या है, सिलेबस क्या है, उस एग्ज़ाम में पिछले वर्ष किस प्रकार का सवाल पूछा गया है, ताकि आपको क्या हो, एक आइडिया हो जाए कि हमको किस किस विषय को क्या करना है, टारगेट करना है, और किस किस विषय को कितना समय देना, ठीक है। यदि सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक। मगर यदि आप चाहते हैं एक व्यवस्थित तरीके से, ठीक है, आपका पढ़ाई चले और आपका क्या हो, सिलेक्शन निश्चित हो, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिलेबस देखिए और आप PYQ देखिए। उसके बाद ही किसी टॉपिक को या किसी भी चैनल को या किसी भी कोर्स में क्या कीजिए, आप इनरोल होइए, ठीक। और एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी बच्चा, जब तक आप थ्योरी नहीं कीजिएगा, आप विचार कीजिए, थोड़ा थोड़ा खुद के मन में मंथन कीजिए। यदि आप थ्योरी नहीं कीजिएगा तो आपको MCQ कैसे बनेगा, बहुविकल्पीय सवाल जो रहता है वो कैसे बनेगा, आप कितना याद कीजिएगा, आप सोचिए। एक दो फैक्ट रहे तब तो आप, यदि प्रॉपर विषय का बात कीजिएगा तो आपको पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था है, इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उसके बाद क्या है, इतिहास है, हिस्ट्री है, साइंस है, करेंट अफेयर है। तो इतना सारा विषय हो जाता है। और इसको यदि आप एक एक विषय को यदि आप क्या चाहिएगा, डिस्क्रिप्टिव रूप में करना चाहिएगा, तो फिर तो आपको बहुत लेंदी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको कवर करने में भी आपको क्या होने वाला है, आपको समस्या होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप प्रीवियस ईयर का सवाल देखिए, चाहे भी जो भी शिक्षक पे आपको भरोसा है, ठीक है, तो आप उनका क्या कीजिए, यदि करवाए हुए तो प्रीवियस ईयर सवाल देखिए, तो उससे आपको अंदाज़ा ये लगेगा कि एग्जैक्टली हमको पढ़ना क्या, ठीक है। अनावश्यक कोई चीज़ नहीं पढ़िएगा, ताकि आप क्या हो, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर तैयारी करें। और इसी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए हम 60 दिनों का प्लान लाए। जो नहीं बच्चा देखें वीडियो तो वो जाके पहला वीडियो देख लीजिएगा, इंट्रो वाला, ठीक है। वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लान भी दे दिया गया, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। उसी हिसाब से आपको वीडियो मिलता रहेगा। और रोज़ कल से आपको वीडियो क्या होगा कि 2 बजे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से क्या कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। तो आज का हम लोग का पहला विषय क्या होने वाला है, प्राचीन इतिहास, ठीक है। देखिए, आप बिहार कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का सवाल देखिएगा तो उसमें 2-3 सेक्शन ऐसा जहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। पहला तो करेंट अफेयर है, ठीक है, करेंट अफेयर है, एक सेकेंड, करेंट अफेयर है। दूसरा क्या है, राज्य व्यवस्था है यानी कि पॉलिटी है। और तीसरा क्या है, ये हिस्ट्री वाला सेक्शन है। तो ये सारा चीज़ कैसे होगा कि जो बिल्कुल
आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो, आप सिर्फ उसको पॉइंट कीजिए, ठीक है। उसके पीछे ज़्यादा कहानी सुनने का या फिर उसको याद करने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक। और यहाँ पे आपको बिल्कुल क्रिस्टल और क्रिस्पी नोट मिलेगा, जो सिर्फ और सिर्फ किसको टारगेट किया गया है, बिहार पुलिस कांस्टेबल को, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना ये क्लास जो प्राचीन बिहार का इतिहास है उसको चालू करते हैं। और देखिए, जो भी यदि कुछ पॉइंट्स यदि कवर इस नोट्स में नहीं किया जाएगा तो मैं क्या करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इसमें एक्स्ट्रा PDF अटैच कर दूंगा, ताकि क्या हो, आपको किसी भी प्रकार का क्या हो, समस्या का समाधान ना करना पड़े, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी क्या हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, तो इसका खोज किसने किया और किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो समय काल है 1826। दो भाई थे, ठीक है, दो भाई थे, उनका नाम था ब्रेंटन ब्रदर्स, ठीक है, 1853 में। तो 1853 में ये दोनों क्या हैं, स्कॉटिश, यानी कि स्कॉटलैंड के क्या थे, इंजीनियर थे। जब ये आपको लाहौर से कराची के बीच में क्या किया जा रहा था, पटरी बिछाया जा रहा था, तो मजदूरों के द्वारा क्या हुआ, वहाँ पे कुछ ईंट पाया गया, ठीक है, 1853 ईस्वी में। तो 1853 ईस्वी में पाया गया, तो वो क्या किए कि जो पुरातात्विक विभाग के जो अध्यक्ष थे, जिनका नाम था लॉर्ड कनिंघम, तो उनको उन्होंने जाके रिपोर्ट प्रस्तुत किया, ठीक है, कि साहब देखिए ये क्या पाया गया है, ठीक। और उससे पूर्व हम लोग देखेंगे क्या कि ये डिस्कवर किनके द्वारा किया गया, खोजा किनके द्वारा गया, 1826 में चार्ल्स मेसन थे, जिनके द्वारा हड़प्पा का खोज किया गया और इन्हीं के द्वारा वहाँ पे सर्वेक्षण किया गया, ठीक है। देखिए, हम 1853 पहले किस लिए बताएं, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके कि रिसोर्स के मामले में, साक्ष्य के मामले में किनको क्या मिला हुआ था, ठीक है। तो लाहौर से कराची क्या किया जा रहा था, रेलवे लाइन बिछाया जाता था। तो इसी दरमियान में उनको कुछ ईंटें प्राप्त हुई, तो उन्होंने क्या किया, लॉर्ड कनिंघम को जाके इन्फॉर्म किया और उन्होंने फिर उसको क्या किया, आगे बढ़ा दिए, ठीक। चलिए, एक सेकेंड। हाँ, तो उसके बाद है कि 1921 का समय काल आया। तो 1921 का समय काल आया, तो उस वक्त क्या हुआ, जॉन मार्शल जो थे, तो जॉन मार्शल जो थे, तो उनको क्या किया गया, पुरातात्विक विभाग का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और 1921 का ही वक्त है कि दयाराम सहनी जो थे, वो भारत के हैं, तो उनके नेतृत्व में क्या किया गया, हड़प्पा की खुदाई करवाई गई। और हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा आपको रावी नदी के क्या है, तट पे है, ठीक है। देखिए, लाहौर पूछा जाएगा तो वर्तमान का जो पाकिस्तान है, देखिए जब 1947 से पूर्व क्या हुआ था, भारत का विभाजन नहीं हुआ था। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, जो आज वर्तमान का ये वाला क्षेत्र बांग्लादेश है, ठीक है, ये भारत वाला क्षेत्र है पूरा, और इस क्षेत्र में पाकिस्तान है। ये तो सारा का सारा क्या था, भारतवर्ष में ही था। मगर 1947 में क्या हुआ, जब भारत का विभाजन हुआ, तो भारत के विभाजन होने के साथ क्या हो गया, पूर्वी पाकिस्तान बन गया, पश्चिमी पाकिस्तान बन गया और भारत बन गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं कि 1922 में क्या हुआ। 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई, किनके नेतृत्व में, राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में, ठीक है। और ये कहाँ पाया गया, सिंधु नदी के तट पे, ठीक है। और 1922 में जो मोहनजोदड़ो खोजा गया, तो मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, ये आपको सवाल में क्या किया जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो आप वहाँ पे आंसर क्या कीजिएगा, मोहनजोदड़ो। आप लोग यदि फिल्म देखते होंगे तो ऋतिक रोशन का एक फिल्म आया हुआ था मोहनजोदड़ो, देखे होंगे, तो उसमें यही मोहनजोदड़ो की कहानी है, ठीक है। जिसमें देखते होंगे कि वो जाता है और एक नदी में क्या करता है, मगरमच्छ या घड़ियाल रहता है, उसके साथ क्या होता है, उसका संघर्ष होता है, ठीक है।
चलिए, तो वर्तमान में 1500 से अधिक स्थलों का पता चला है। और साथ में एक चीज़ और आपको बता दें, जो तमिलनाडु है, ठीक है, भारत का राज्य जो है तमिलनाडु, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि सीएम है कौन, मिस्टर स्टालिन, ठीक है, मिस्टर स्टालिन जी। तो उनके द्वारा क्या किया कहा गया है कुछ दिन पहले कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो वहाँ पे जो क्या मिला, साहित्यिक जो मिला है, साहित्यिक साक्ष्य, तो उसको पढ़ा तो नहीं जा सका, तो पढ़ा नहीं जा सका तो इनके द्वारा क्या अनाउंसमेंट किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति उस भाषा को क्या करे, यदि पढ़ ले, डिकोड कर ले, तो उनको क्या किया जाएगा, 1 मिलियन डॉलर क्या किया जाएगा, उनको इनाम के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपको हम क्यों बताएं, ये इसलिए बताएं कि जब प्रीवियस ईयर का आप सवाल देखिएगा, अभी आपको शुरू में ही बोले, तो जो चीज़ करंट अफेयर में रहता है, ठीक है, तो उससे ही संबंधित सवाल अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि पिछले वर्ष में एक सवाल पूछा गया हुआ था कि मैराथन का आधिकारिक दूरियां कितना होता है, तो उस प्रकार का सवाल एराइज क्यों हुआ था, इसलिए हुआ था कि पटना में आपको मैराथन रेस हुआ था, ठीक है, जिसमें इथोपिया के एक व्यक्ति जीते हुए थे। ठीक, तो इस प्रकार का जो भी करंट अफेयर रहता है, तो आप उस पर नज़र रखिएगा, तभी जाके आप उससे संबंधित अन्य सवालों को क्या कर पाइएगा, जवाब दे पाइएगा। देखिए, सिर्फ टॉपिक को या सब्जेक्ट को पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। करंट अफेयर में जो भी न्यूज़ रहेगा, तो उसको रिलेटेड करके हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तभी जाके हमारा सवाल क्या होने वाला है, अटेम्प्ट होने वाला। ठीक, और करंट अफेयर जो भी बच्चा चाहते हैं देखना, तो वो क्या कीजिएगा, बिहार कंपटीशन आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, और वहाँ पे बिल्कुल प्लेलिस्ट बनाया गया। ठीक, आप वहाँ से क्या कर लीजिएगा, आप वहाँ से जाके कवर कर लीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल आपको वही बताया गया हुआ, बाद बाकी कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जब सिंधु घाटी सभ्यता का यदि विस्तार के बारे में आपसे पूछ दिया जाए, तो आप क्या जवाब देंगे। तो विस्तार के बारे में यदि आपसे पूछ दिया जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा कि उत्तर वाला जो क्षेत्र है, देखिए आप कहीं भी बैठ के पढ़ रहे होंगे, ऐसे 2 लकीर खींच लीजिएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, तो आपको देखिए, आप क्या कीजिएगा, ऐसे 2 लकीर खींच लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो दायां हाथ होगा, दायां हाथ, उस साइड आपको क्या मिलेगा, पूरब, ठीक है, यानी कि ईस्ट, और आपका बायां साइड होगा, उस तरफ कौन सा दिशा होगा, पश्चिम, है ना। और आपके सर के तरफ देखिएगा, तो सर के तरफ कौन हो जाएगा, उत्तर, यानी कि नॉर्थ, और पाँव की तरफ देखिएगा, यानी कि कौन हो जाएगा, दक्षिण। ठीक, तो आपको कभी भी डायरेक्शन में यदि दिक्कत हो, दिशा में हो, तो आप बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो आपसे यदि पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था, तो उसका विस्तार कितना था, या फिर किस किस क्षेत्र में था, ठीक, तो इस चीज़ का आप जवाब कैसे देंगे कि आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपका इच्छा पे डिपेंड है, आपका मन होगा तो उत्तर से बोलिए, दक्षिण से बोलिए, पूर्व से बोलिए, या फिर पश्चिम से बोलिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उत्तर से करते हैं। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे एक जगह है, उसका क्या नाम है, मांदा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में मांदा था। और यदि आप क्या था, दक्षिण में आइएगा, तो दक्षिण में महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में कौन सा स्थल था, दैमाबाद। यदि पूर्व की बात कीजिएगा, तो उत्तर प्रदेश वर्तमान का, तो वहाँ पे कौन सा जगह था, आलमगीरपुर। और दक्षिण का बात, सॉरी, पश्चिम का बात कीजिएगा, तो पश्चिम में जो वर्तमान का पाकिस्तान है, ठीक है, वहाँ पे सुतका गेंडोर स्थान था। ठीक, तो ये इसका क्या है, विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा था, उसका ये क्या था, विस्तार था। ठीक, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता में उसका क्षेत्रफल कितना था, तो आप कितना बताइएगा, इस देखिए आराम से काउंट कीजिए, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि उसका आकार किस प्रकार का था, तो आप क्या बोलिएगा, त्रिभुजाकार। ठीक, तो ये हो गया। देखिए ये सारा फैक्ट जो है, तो यही इम्पोर्टेंट है, और जितना
बिना कारण बस का चीज़ था, उसको हम क्या किए हैं, उसको ऑलरेडी हम अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं किए हैं, ताकि क्या हो, इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा क्या हो, आपके ऊपर बम्बार्डिंग बिल्कुल ना हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसका कुछ कुछ क्या था, विशेषता था। विशेषता से आपसे सवाल पूछा जाता है। आपसे देखिए, यदि आप बीपीएससी का, हम बीपीएससी का क्यों बोल रहे हैं, देखिए बिहार में एग्ज़ाम हो रहा है, तो बिहार में जो भी एग्ज़ाम होता है तो सिलेबस तो देखिए, यदि जीएस से पूछेगा तो कुछ अलग तो इतिहास में नहीं पूछेगा, यही होगा किसी से कम पूछा जाएगा, किसी से ज़्यादा पूछा जाएगा, किसी से ज़्यादा विस्तार में, किसी से कम विस्तार में। ठीक, तो बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ था कि ये कांस्य युगीन, ठीक है, कांस्य युगीन के बारे में पूछा गया हुआ था, और ऑप्शन में देखिए ब्रॉन्ज दिया हुआ था, इस प्रकार करके था। ठीक, तो आपसे विशेषता यदि पूछ लिया जाएगा तो देखिए, समय काल में आप बिल्कुल कंफ्यूजन में मत जाइएगा। समय काल यदि आपको बोले तो देखिए, बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार सरकार का ही, उनके द्वारा ही जो क्या होगा, आंसर की रिलीज किया जाएगा, वो उसी का क्या होगा, मान्यता प्राप्त होगा। ठीक, तो एनसीईआरटी का बात कीजिएगा तो एनसीईआरटी के हिसाब से क्या समय काल है, 2350 से 1700 बीसी यानी कि ईसा पूर्व। ठीक, और ब्रॉन्ज का यानी कि कांस्य युगीन का समय काल कहिएगा तो क्या है, 2500 से 1500 ईसा पूर्व। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि ये किस प्रकार का यहाँ पे सभ्यता था, तो ये था शहरीकरण, यहाँ पे शहरी सभ्यता था। ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन है। ठीक, अर्बन मतलब शहरी। ठीक, यहाँ पे मकान जो था पक्के ईंटों का बनाया गया था, और इनका घर का जो आकार था वो किस प्रकार का था, वो 4:2:1 का था, रेशियो यानी कि अनुपात। ठीक है, और यहाँ पे जो मकान होता था यानी कि घर जो होता था, तो वो क्या एक मंजिल था, बहुमंजिल था, या फिर फूस का था। ठीक है, तो ये मकान क्या था, बहुमंजिल था, जैसे 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल का वर्तमान में देखते हैं ना घर, तो ये इस प्रकार का क्या था, बहुमंजिल था। ठीक है, यानी कि एक मंजिल से ज़्यादा का होगा तो उसको बहुमंजिल कहेंगे। मकान किस प्रकार का था, मकान ग्रिड पद्धति पे आधारित था। ठीक है, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक, और जल निकासी का सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था था, जैसे कि आज वर्तमान में देखते हैं कि शहरों में घर के आगे नाला रहता है, उससे क्या होता है, पानी का निकासी होता, फिर वो बड़े ड्रेनेज में जाते, फिर वो उसको सही स्थान पे ले जाके क्या कर दिया जाता है, उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें हम लोग राजनीतिक व्यवस्था कैसा था। तो राजनीतिक व्यवस्था की बात कीजिएगा तो शासक जो थे, शासक व्यापारी वर्ग थे। ठीक है, तो इसका सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था हम लोग एक एक करके क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था का बात कीजिएगा तो वहाँ का जो शासक थे, वो शासक कैसे थे, व्यापारी थे। कैसे थे, व्यापारी वर्ग के लोग थे। ठीक, और आर्थिक व्यवस्था की बात कीजिएगा तो वहाँ पे देखिए, आप विचार भी कीजिएगा, सोचिएगा कि आज से 2500 ईसा पूर्व किस प्रकार का जीवन हुआ करता होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, कृषि आधारित था। क्या था, कृषि आधारित। तो कृषि में क्या क्या पाया जाता था, गेहूँ, जौ, चावल, ये सारे कृषि में इन फसलों का क्या किया जाता था, उपज किया जाता था। ठीक है, और व्यापार किस प्रकार का था, व्यापार आंतरिक भी था और बाह्य भी था। यानी कि जैसे आज वर्तमान में यदि भारत की बात कर ले तो क्या है, इसका एक राज्य से दूसरे राज्य में भी व्यापार होता है, और अंतर्राष्ट्रीय देशों से भी होता है, जैसे चाइना से होता है, अमेरिका से होता है। तो ऐसे इनका व्यापार आंतरिक भी था और बाह्य भी था। ठीक है, और व्यापार का प्रकृति किस प्रकार का था, वो वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, बार्टर सिस्टम में ये होता है कि उस वक्त तो क्या हुआ था, मुद्रा के जैसा कोई व्यवस्था उतना था नहीं, और यदि होगा भी तो उसका ज़्यादा प्रचलन नहीं था। ठीक, तो लोग क्या करते थे, एक दूसरे के साथ सामान का क्या करते थे, अदला बदली करते थे। जैसे इनके पास मान के चलो कि दूध है, इनके पास शक्कर है, तो ये शक्कर क्या करेंगे, दूध वाले को देंगे, और दूध वाले इनको क्या करेंगे, शक्कर वाले को दूध देंगे, तो वो एक दूसरे का क्या करेंगे, ज़रूरत का पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का जो इस प्रकार का जो लेन देन होता था तो उसको क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, आराम से पढ़िएगा,
ठीक है। और हो जाएगा इसमें ज़्यादा, देखिए नोट्स में ज़्यादा हम इसको लेंदी भी नहीं किए हैं, बहुत कम क्या हुआ शब्दों में क्या किए हैं, कवर किए हैं। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, 1 से 1.5 घंटा आप समय दीजिएगा तो आपका 2 टॉपिक हो जाएगा, और ये दो टॉपिक हो जाएगा आप कर लीजिएगा। तो इस इतना भरोसा रखिए कि इस टॉपिक से यदि कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आपका सवाल बिल्कुल छूटेगा नहीं, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ हम क्या करेंगे, जब ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो इससे जुड़ा हुआ हम आपको क्या करेंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन MCQ भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, या फिर अगले वीडियो में हम क्या कर देंगे, डिस्कशन कर देंगे, या फिर आपको दे देंगे। आपको जिस प्रकार का सहूलियत होगा हम वैसे क्या करेंगे, आगे का कार्यक्रम हम लोग का चलेगा, ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग देख लिए राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था देख लिए। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, वहाँ का सामाजिक व्यवस्था। ये देखिए हम क्यों आपको ये सारी चीज़ बता रहे हैं, इसलिए कि इस सभी क्षेत्र से आपको सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, सामाजिक व्यवस्था में क्या है, सामाजिक व्यवस्था में मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का मतलब क्या हो गया कि महिला जो होती थी, महिला को उस वक्त क्या था, ज़्यादा अधिकार, ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, ठीक है। वैदिक काल जब आप पढ़िएगा तो उस उत्तर वैदिक काल के बाद क्या हुआ, परिस्थिति बदल गया, ठीक, मगर उससे पूर्व बेहतर था। तो क्या था, मातृसत्तात्मक व्यवस्था था, ठीक है। समाज का बात कीजिएगा तो समाज में विभाजन था। जैसे कि अभी वर्तमान में देखिएगा क्या होता है कि जातों में विभाजन है, कोई उच्च वर्ग के जात के हैं, कोई निम्न वर्ग के हैं, इस प्रकार के समाज में क्या किया गया हुआ, विभाजन किया गया, और अभी भी चल रहा है, ठीक है। और कई जगह होता है इन जात पात में क्या होता है, छुआछूत भी माना जाता रहता है। तो वहाँ पे भी इस प्रकार का व्यवस्था था। विभाजन कैसे था, एक निम्न वर्ग के लोग थे, एक उच्च वर्ग के लोग थे। तो उच्च वर्ग के लोग कौन आते थे, जो राजा होते थे। स्वाभाविक है, जो राजा होगा तो उसको सबसे ज़्यादा महत्व, उसको सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा। उसके बाद कौन आता था, पुरोहित, ठीक है। जो जैसे वर्तमान में आप ये समझ लीजिए, जो पूजा पाठ या फिर पंडित जिसको कहते हैं, इससे जो जुड़े होते थे तो वो पुरोहित वाले क्षेत्र में आ जाते थे। व्यापारी वर्ग थे, तो ये सब कौन थे, ये अपर क्लास में आते थे, उच्च वर्ग के लोग आते थे। निम्न वर्ग के लोग में कौन गिने जाते थे, जो कृषि करते थे, जो मजदूर करते थे, इस प्रकार के अन्य व्यक्ति थे। इन सबों को क्या कहा जाता था, ये निम्न वर्ग के लोग हैं, ठीक है। लोगों का भोजन का प्रकृति कैसा था, लोग मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे, ठीक है। और स्त्री पुरुष दोनों क्या उस वक्त करते थे, श्रृंगार करते थे, यानी कि सजना धजना उस वक्त भी दोनों के बीच में किया जाता था, ठीक है। और एक चीज़, लिपस्टिक का साक्ष्य उस वक्त मिला। वर्तमान में जो आप लिपस्टिक देखते हैं महिलाओं के द्वारा जो लगाया जाता है, तो उस लिपस्टिक का साक्ष्य उस वक्त मिला हुआ था। कब, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा का जो खोज किया गया उस वक्त, ठीक है। तो समझ लीजिए कितना ज़्यादा पुराना है। आपसे पूछ लिया जाए कि लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपका क्या जवाब होगा, चनहुद्रो से। क्या स्थान का नाम है, चनहुद्रो से। और आपसे ये पूछा जाएगा कि काजल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आप काजल के बारे में बोलिएगा कि हड़प्पा से मिला है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, धार्मिक व्यवस्था। तो धार्मिक व्यवस्था में आपको देखिए कई बार पूछ लिया जाता है कि किस देवता का पूजा किया जाता था, क्या उस वक्त में मंदिर हुआ करता था या नहीं होता था, इंद्र जैसे देवता थे या नहीं थे, ठीक। तो आप ये जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो फिर आप MCQ को कैसे लगाइएगा, ठीक। तो धार्मिक व्यवस्था के बारे में क्या कहा गया था कि उस वक्त प्रकृति का पूजा किया जाता था, मातृ देवी का पूजा किया जाता था, पशुपति का पूजा किया जाता था, सर्प का, पीपल के वृक्ष का पूजा किया जाता था, ठीक। और उस वक्त के लोगों के बारे में ये भी कहा जाता था कि उनको जादू टोना का क्या था, ज्ञान था, और इन्हें ग्रहों तथा नक्षत्रों का ज्ञान था, यानी कि आसमान में जो भी स्टार हम लोग बोलते हैं, प्लेनेट बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो उनका क्या था, इन लोगों को इस चीज़ का समझ था। तो देखो ज़्यादा लंबा तो है नहीं, देखो पेज 1 इस ये हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया 3, यानी कि ये तीसरा में तो गिनती नहीं भी आएगा, यदि तुम चाहो तो गिन सकते हो। तो इतना छोटा नोट्स में आपको सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कर लिया गया है, कवर कर लिया गया। और जो भी चीज़ इसमें यदि छूट रहा होगा तो उसको हम क्या करेंगे, आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, या फिर एक एक्स्ट्रा
ठीक है। एक एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे, PDF अटैच कर देंगे। और देख लो कितना छोटा छोटा नोट है, तो इसको याद करना और लिखना भी बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वैदिक एज, यानी कि जो वेद के बारे में हम लोग जानते हैं ना, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, तो इस प्रकार का चीज देखो यहाँ पे दे ही दिया गया है। वैदिक एज से पूर्व हम क्या किए हुए हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो उसको हम क्या कर दिए हैं, ऐड ही कर दिए हैं। यानी कि ये, एक सेकेंड, 3 पेज, 4, 5, यानी कि 5 पेज में होगा। कोई बात नहीं। देखो जो महत्वपूर्ण स्थल है तो उसको भी याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पूछ देगा कि बंदरगाह कहाँ पाया गया था। तो अब जब तक पढ़े नहीं रहेंगे तो क्या होगा, इन सभी चीज़ों का जवाब नहीं दे पाएंगे। ये जो यहाँ पे वैदिक काल लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये तो यहाँ पे ये वैदिक एज वाला नहीं है। ठीक है, वैसे देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ ही है, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। तो आप पढ़िएगा तो आप थोड़ा सा खुद भी सोचिएगा तो आप क्या होगा कि जान जाइएगा कि ये सेक्शन जो है वैदिक काल का नहीं है, बिल्कुल किसका, हड़प्पा सभ्यता से जो महत्वपूर्ण स्थल जुड़ा हुआ उसके बारे में है। और यहाँ पे प्रॉपर देखिए दया राम सहनी का नाम भी दिया गया, हम शुरू में ही आपको क्या किए हैं, बताए हैं। ठीक, एक सेकेंड, जरा इसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। तो इसका महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं, उसके बाद हो गया, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, मैप पे भी हम बता देंगे। 2-3 बार आप क्या कीजिएगा, मैप को ड्रॉ कीजिएगा, तो ये सारा का सारा स्थल आपको याद हो जाएगा। परेशान होना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि इम्पोर्टेंट इसका प्लेस कौन कौन था। तो पहला कौन है, हड़प्पा। शुरू में हम लोग किसके बारे में पढ़े हुए थे, हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा का खोज कब किया, हड़प्पा का खुदाई कब किया गया, 1921 में। किसके द्वारा, दयाराम सहनी के द्वारा। ठीक है, रावी नदी के तट पे है, ये आपको बताए थे। तो ये 2 फैक्ट तो आप पहले से ही जान रहे थे। और अभी देखिए यहाँ पे क्या पाया गया, 6 कतारों में अन्नागार के साक्ष्य मिले। अन्नागार यानी कि यदि आप गांव वगैरह में रहते होंगे या फिर कभी आपको जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ पे क्या बनाया जाता था, कोठी। ठीक है, वो मिट्टी का ऐसे ऐसे करके रहता था और इसके ऊपर ऐसे बना रहता था। ठीक, तो इसको ओपन करके इसमें क्या करता था, गेहूँ धान चावल जो भी होता था इसमें क्या कर लिया जाता था, स्टोर कर लिया जाता था। ठीक है, जैसे पटना का गोल घर जो है, तो पटना का गोल घर अंग्रेजों के द्वारा किस लिए बनाया गया हुआ था, कि वहाँ पे अन्न का क्या किया जा सके, भंडारण किया जा सके, स्टोरेज करा जा सके। ठीक है, तो उसी प्रकार का आपको क्या मिला है वहाँ पे, अन्नागार। ठीक, श्रमिक आवास, यानी कि जो श्रमिक यानी कि जो निम्न वर्ग के लोग आते थे तो उनका आवास यानी कि उनका घर। मातृ देवी, ठीक है, काजल का साक्ष्य अभी कुछ देर आपको पहले बताए हैं। और उसके बाद R37 कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। ठीक, चलिए तो ये हो गया हड़प्पा का। उसके बाद मोहनजोदड़ो, अभी आपको कुछ देर पहले बताए हुए थे, ऋतिक रोशन का एक फिल्म आया होता मोहनजोदड़ो। ठीक है, देखो याद करने का कोई भी तरीका हो सकता है, चाहे जहाँ पे दिमाग क्लिक कर जाए। ठीक, तो मोहनजोदड़ो 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा इसका खुदाई किया गया। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, जरा इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, बस एक सेकेंड, जल्दी हो जाओ भाई साहब। हाँ, क्या हो गया, एक सेकेंड जरा ठहरना, ये क्या हो रहा है, एक मिनट ठहर जाओ। हाँ, क्या हुआ था, मेमोरी उधर फुल हो गया तो वो रिफ्रेश हो रहा था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो क्या हुआ, 1922 में इसका राखल दास बनर्जी के द्वारा क्या किया गया, खुदाई किया गया। और ये कहाँ था, सिंधु नदी के तट पे। ठीक है, मृतकों का टीला इसे कहा जाता था, अभी कुछ देर पहले बताए थे। और इसमें एक नया फैक्ट और भी जोड़ा गया, क्या, इसको सिंध का बाग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से भी क्या मिला है, अन्नागार, अभी आपको अन्नागार बता दिए। स्नानागार, स्नानागार आप ऐसे समझ लीजिए तालाब, तालाब जो गांव वाले क्षेत्र में होता है
या फिर वर्तमान में क्या हो गया है, वर्तमान में स्विमिंग पूल का प्रचलन हो गया। स्विमिंग पूल भी नहीं कीजिए, उसको क्या कहते हैं, वाटर पार्क कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्र से आते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, स्नान करते हैं। ठीक, या फिर बहुत सारा कुंड होता है, वहाँ पे क्या करते हैं लोग, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं किसी विशेष पावन क्षेत्र मतलब अवसर पे। ठीक है, तो उस प्रकार का क्या था वहाँ पे, अन्नागार था, सॉरी स्नानागार था। ठीक, वहाँ पे क्या करते थे लोग आके स्नान करते थे। वहाँ से पुरोहित का आवास मिला। जो उच्च वर्ग के लोग जैसे राजा, व्यापारी, पुरोहित आते थे, तो वहाँ पे क्या पाया गया कि पुरोहित वर्ग के जो लोग रहते थे उनका आवास पाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वहाँ पे सभा भवन मिला, यानी कि लोग यदि लोगों को एक जगह एकजुट होकर किसी चीज़ पे निर्णय लेना था तो उसके लिए क्या था, सभा भवन था। ठीक है, वहाँ पे पशुपति शिव का साक्ष्य मिला है। भगवान शिव जिसका वर्तमान में पूजा किया जाता है या आप लोग जानते होंगे महादेव के नाम से, तो उनका जो पूजा किया जाता है तो उनका साक्ष्य मिला हुआ था वहाँ पे। ठीक है, वहाँ से क्या मिला मिला है, कांस की नर्तकी। देखिए आपसे पूछ दिया जाएगा कि डांसिंग गर्ल, क्या डांसिंग गर्ल कहाँ से मिला, तो आपको ये कांस की नर्तकी के बारे में ना आपको याद रहना चाहिए कि ये मोहनजोदड़ो से मूर्ति मिला हुआ था, कांस की नर्तकी का मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट है आपको लोथल। लोथल कहाँ है, देखिए लोथल जो है 1953 में SR राव द्वारा क्या किया गया, इसका खुदाई किया गया। ठीक है, और ये भोगवा नदी पे है। देखिए कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ये विशेष स्थल कहाँ, यानी कि लोथल पूछ लिया जाएगा कि किस नदी के तट पे है, तो आपको जरूरी है कि आपको उसका नदी का नाम क्या हो, याद हो। ठीक, तो यहाँ पे एक गोदीवारा था। गोदीवारा मतलब क्या हो गया, वहाँ पे एक बंदरगाह था। ठीक ना, यहाँ से क्या मिला है, युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। युगल जब जब युगल शब्द हो ना तो आप ये समझ लीजिए पेयर में, यानी कि दो व्यक्ति। ठीक है, महिला पुरुष हो सकता है, पुरुष पुरुष हो सकता है, कोई भी हो सकता है युगल में। ठीक है, जैसे बैडमिंटन वगैरह का खेल होता है तो उसमें क्या होता है, युगल पुरुष का मैच, युगल महिला का मैच। ठीक है, तो यानी कि पेयर में रहता है। ठीक, यहाँ से क्या मिला है, अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। मृतकों का इसे नगर कहा जाता है। देखिए मोहनजोदड़ो जो हम अभी आपको कुछ देर पहले क्या किए हैं, पढ़ाए हैं, तो उसको मृतकों का टीला कहा जाता है। टीला और नगर में आप क्या कीजिएगा, डिफरेंसेज याद रखिएगा, नहीं तो क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, बीज बोने के यहाँ पे यंत्र मिले हैं। ठीक है, मम्मी के साक्ष्य मिले। मम्मी कौन, ये मम्मी मदर वाली, माँ वाली मम्मी नहीं है। आप इजिप्ट के बारे में सुने होंगे, मिस्र के बारे में, तो वहाँ पे क्या होता, जब कोई जिनका मृत्यु हो जाता था तो उनके शरीर को क्या किया जाता था, कपड़े में या फिर विशेष प्रकार के लेप लगा के उनको क्या कर दिया जाता था, उनको उनके शरीर को सुरक्षित रख लिया जाता था। लोगों का मानना था कि इनका क्या किया जा सकता है, फिर से इनको जीवन प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, चानहुद्रो। चानहुद्रो के बारे में अभी आप कुछ देर पहले आपको बताए थे कि लिपस्टिक का साक्ष्य मिला। ठीक, तो 1931 में NG मजूमदार के द्वारा इसका क्या किया गया, खुदाई किया गया। और यहाँ पे एक चीज साक्ष्य मिला है कि कुत्ता क्या है, बिल्ली का पीछा कर रहा, उसके पाँव का क्या मिला है, फुटप्रिंट मिला है, पद चिन्ह मिला। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और चानहुद्रो कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक, कालीबंगा, काली काली मतलब काला, ब्लैक। ठीक है, अब बंगा मतलब चूड़ी, बेंगल, यानी कि काला चूड़ी। तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। यहाँ से काले रंग की चूड़ी वाला शहर के बारे में क्या किया गया, जिक्र किया गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1953 में अमलानंद घोष और BK थापर के द्वारा इसका खुदाई किया गया। ठीक, ये घग्घर नदी के तट पे है। और यहाँ से ही आपको क्या मिला, 7 हवन कुंड। हवन कुंड जानते हैं, जो हिंदू धर्म होते हैं उसमें क्या किया जाता है, कोई कोई विशेष अवसर होता है, मौका होता है। ठीक है, तो वहाँ क्या किया जाता है, हवन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, हवन करवाया जाता है। मिल्खा सिंह का आप नाम सुने होंगे, उनका एक फिल्म आया था भाग मिल्खा भाग, तो उसमें आपको एक गाना भी था, हवन कुंड
हवन करेंगे हवन करेंगे, इस प्रकार का सॉन्ग भी है। ठीक है, देखिए हम ये क्यों किसी चीज़ का रेफरेंस ले रहे हैं, इसलिए ताकि क्या हो, आपके दिमाग में किसी न किसी प्रकार से क्लिक कर जाए, तो आप वहाँ पे क्या कर पाइएगा, आंसर दे पाइएगा। यही तरीका होता है पढ़ने का, कि चीज़ों को क्या करें, अलग अलग चीज़ों से क्या करें, जोड़ दें। ठीक, चलिए उसके बाद है यहाँ से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ से आपको शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिला है। यहाँ से कच्चे ईंट, देखिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, कच्चे ईंट का साक्ष्य आपसे पूछ लिया जाएगा कि कच्चे ईंट का साक्ष्य का किस स्थल से मिला, तो आपका जवाब क्या होगा, कालीबंगा, ब्लैक बेंगल। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यहाँ से भूकंप का भी साक्ष्य मिला है, और इस क्षेत्र से ऊंट के हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के बारे में आपको पता होगा कि वहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा मरुस्थल है ना, तो उस मरुस्थल वाले क्षेत्र में ऊंट ही एक क्या है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बेहतर व्यवस्था है, यानी कि यातायात आपको करना है तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर व्यवस्था है, यदि आप उस क्या कीजिएगा, मरुस्थल में जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं धोलावीरा। तो धोलावीरा का खोज कब किया गया, 1967 में। ठीक है, और 1985 में RS बिस्ट के द्वारा इसका क्या किया गया, खुदाई किया गया। ये धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। किस नदी के तट पे है, लूनी रिवर। ठीक है, और कच्छ जिले में अवस्थित है। यहाँ पे आपको एक स्टेडियम यानी कि प्लेग्राउंड, जो जानते हैं जैसे क्रिकेट का मैदान कह दीजिए या फिर अन्य किसी खेल का, फुटबॉल का कह दीजिए, तो उस प्रकार का एक स्टेडियम का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। वहाँ से जलाशय का साक्ष्य मिला है, और साइन बोर्ड का साक्ष्य मिला है। साइन बोर्ड समझ रहे हैं, साइन बोर्ड जो आपको कुछ देर पहले हम बताए हुए थे तमिलनाडु के CM के बारे में, कि उनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता के लिपि को क्या कहा गया है कि यदि कोई डिकोड कर दिया जाएगा तो उनको 1 मिलियन डॉलर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइन बोर्ड मिला है, उस पर कुछ अक्षर लिखा हुआ, मगर क्या किया गया, उसको पढ़ा अभी तक नहीं जा सका। ठीक है, और आपको धोलावीरा वर्तमान में तो देखिए बहुत ज़्यादा उसको विकसित किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा हो भी गया है। ठीक, यहाँ से आपको कुषाण के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए। जब आप प्राचीन इतिहास में आगे पढ़िएगा तो कुषाण वाला क्षेत्र भी मिलेगा। ठीक है, हम ये आपको इसलिए बता दिए ताकि आपको यदि कभी पूछ लिया जाएगा तो आप बोल दीजिएगा। ठीक, चलिए कुछ क्षेत्र और बच गया, बस अब आपको क्या हो जाएगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता हो जाने वाला है। ठीक, देखिए ज़्यादा देर का तो नहीं हुआ अभी वीडियो, 37 मिनट यानी 38 मिनट का होने वाला है, तो 1 से 1.5 घंटा में क्या हो जाएगा, आपको 2 सेक्शन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो उसके बाद कौन है, बनावली किस क्षेत्र में है, हरियाणा, वर्तमान का हरियाणा जो है। ठीक है, वहाँ पे ये पाया गया, और यहाँ से क्या मिला है, लकड़ी के हल। अब तो ट्रैक्टर वगैरह आ गया है, पहले क्या होता था, लकड़ी का ही हल होता था, उसमें लोहा का फाल लगाया जाता था। ठीक है, और उसको बैल के द्वारा खींचा जाता था, तो उससे ही खेत में क्या किया जाता था, खेत की खुदाई की जाती थी। ठीक, ताकि नए बीज को डाल के नए फसलों का क्या किया जा सके, उसको उपजाया जा सके। ठीक, तो आपको क्या मिला है, लकड़ी के हल का साक्ष्य। और पुरातात्विक कौन थे यहाँ के, RS बिस्ट। ठीक, और ये सरस्वती नदी के तट पे मिला हुआ था। सरस्वती नदी तो सूख गया, वो कहता है कि आपको मरुस्थल के नीचे चला गया, इस कारण से क्या हो गया, वो विलुप्त हो गया और नहीं मिला। ठीक, समय काल इसका छोड़ दीजिए, आप बस इतना याद रखिएगा, बनावली कहाँ है, हरियाणा में, यहाँ से लकड़ी का साक्ष्य मिला है। रोपर पंजाब में है, यहाँ पे मालिक कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि मालिक जो है उनको यदि दफनाया गया होगा तो कुत्ता उनका यदि प्रिय होगा तो उनके साथ दफनाया गया होगा। ठीक, ये सतलुज नदी के तट पे है, और 1953 में YD शर्मा के द्वारा इसका क्या किया गया, इनके द्वारा खोज किया गया, या फिर इनके द्वारा आप क्या कहिए, उत्खनन किया गया। ठीक है, सुरकोटदा ये गुजरात में है, और यहाँ से घोड़े का हड्डी का साक्ष्य मिला है। और नदी कौन सा है, सादीकोर। ठीक, देखिए इसमें बहुत सारा ऐसा फैक्ट है जो आपको बुक में बिल्कुल नहीं मिलने वाला, आप चाहे जो बुक खोज लीजिए। ठीक, ये हम चेक किए हैं खुद
रिसर्च किए हैं, फिर जाके हम आप क्या किए हैं अपने नोट्स में इंक्लूड किए हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आता है कुनाल। तो कुनाल हरियाणा में है। देखिए हरियाणा में से पहले बनावली के बारे में पढ़े जहाँ से लकड़ी का हल मिला, और ये कुनाल है हरियाणा, यहाँ से क्या मिला, चांदी का मुकुट। देखिए जब एग्जाम आप क्रैक कर लीजिएगा तो एक अनविजिबल अदृश्य क्या होगा, अदृश्य ताज आपके सर पे ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक। और वो लंबे लंबे समय तक आपके साथ रहेगा, एक गर्व के साथ क्या होगा, सीने चौड़ा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आमरी, आमरी ये कहाँ, वर्तमान पाकिस्तान में, ठीक है। और यहाँ से 12 सिंगे के साक्ष्य मिले। अभी एक बार आपको हम फिर एक चीज़ बता रहे हैं, मोहनजोदड़ो फिल्म जो है ऋतिक रोशन का, तो उसमें आप देखिएगा जब फिल्म अंत होता है ना, तो वहाँ पे आपको दिखाएगा एक हिरन टाइप का, ठीक है। और उसका क्या होता है, एक सिंग निकला हुआ रहता है जिसको यूनिकॉर्न कहता है, ठीक, यूनिकॉर्न टाइप का रहता है, और वो बिल्कुल सफ़ेद रहता है, ठीक। और वहाँ पे बिल्कुल शांति सा माहौल बना रहता है। तो ये 12 सिंगा जो है कुछ उसी से संबंधित है, वो फिल्म से ये नहीं संबंधित है, बल्कि इस 12 सिंगा से वो फिल्म क्या था, संबंधित था, ठीक है। देखिए फिल्मों में वास्तविकता नहीं रहता, हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको क्या हो सके, याद हो सके। चलिए अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या है, चित्रात्मक है। देखिए कुछ देर पहले आपको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी के बारे में बोले हुए थे, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, चित्रात्मक है, ठीक, यानी कि उसको डिकोडेड अभी तक नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की मुहर का बात कीजिएगा तो वो सेलखरी पत्थर के बने थे, ठीक। और हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण देखिए, इसके पीछे बहुत सारा कारण है। आपको एग्जाम में बिल्कुल ये पूछने वाला नहीं है कि 250 शब्दों में जवाब दीजिए, 500 शब्दों में जवाब दीजिए, 1200 शब्दों में जवाब दीजिए, क्योंकि आप बीपीएससी का या फिर यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे आपको 1 लाइनर क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको क्या करना है, जो सही होगा उसका उत्तर देना, ठीक। तो आपको हम 2 बता देते हैं, एक लिखा हुआ एक हम और आपको बता देते हैं। एक तो ये कहा गया कि वहाँ का परिस्थितिकी क्या हो गया, असंतुलन हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। दूसरा ये है कि पुरंदर यानी कि इंद्र भगवान जो है, तो वो क्या हो गए, क्रोधित हो गए। तो वहाँ पे जो बांध बनाया गया था ना, तो बांध को क्या किए इंद्र भगवान, तोड़ दिए, जिससे कि पानी क्या हुआ, वो हड़प्पा सभ्यता जो बसा हुआ था उसमें चला गया, और उसको पूरा का पूरा क्या कर दिया, विध्वंस कर दिया, यानी कि समूल नाश कर दिया। वहाँ के सभी लोग का क्या हो गया, मृत्यु हो गया, ठीक। तो ये 2 कारण है। तो आप जनरली देखिए परिस्थितिकी असंतुलन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। यदि कभी कोई व्यक्ति कोई यदि मेंस में यदि लिखना होगा तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको पुरंदर शब्द भी दिया रहेगा तो आप ये समझ लीजिएगा कि इंद्र के बारे में बता रहा, और इंद्र क्या हुए, क्रोधित हो गए, तो उन्होंने क्या किया, बांध को तोड़ दिए और पानी सारा का सारा जाके उस शहर का क्या कर दिया, विध्वंस कर दिया, ठीक है। थोड़ा 10-20 सेकेंड का हम लोग ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, और इसको भी क्या करते हैं, इस चैप्टर को अब फिनिश करते हैं, ठीक। रुक जाइए। चलिए, तो वैदिक सभ्यता का यदि समय काल पूछे तो समय काल क्या कहिएगा, 1500 से लेके 600 बीसी। बीसी शब्द का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, और ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ कि जो ईसाई धर्म है उसमें जेसस जो है, तो उनके जन्म के पूर्व, ठीक है, और उनके जन्म के बाद, इस प्रकार से समय का क्या किया गया, गणना चालू किया गया, ठीक है। तो इसीलिए बिफोर क्राइस्ट पढ़ते हैं और एन्नो डेमिनी पढ़ते हैं, ठीक। तो ये कौन सा समय काल है, ईसा पूर्व का है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म होने के पहले का समय काल है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीसी बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए यदि कि वैदिक सभ्यता जो था तो उसका समय काल क्या था, तो आप बोलिएगा 1500 बीसी से लेके ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, ठीक है। और आपसे इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसके संस्थापक कौन थे, ठीक। तो इनके संस्थापक कौन थे, आर्यन थे।
तो देखिए अब यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि इतिहासकारों के द्वारा इतिहास लिखा गया है, तो जो वो लिखे हम उसी आधार पे कोई निर्णय लेते हैं। तो इतिहासकारों का क्या मानना है कि आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, यानी कि कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस वक्त भारत, जो वर्तमान का भारत है, वहाँ पे कोई लोग निवास करते थे या नहीं करते थे। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कुछ न कुछ व्यक्ति तो बचे होंगे। तो जो व्यक्ति आर्यंस के आने के पूर्व थे तो वही मूल निवासी हो गए इस भारतवर्ष के, है ना। तो आर्यंस कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि कई बार आपको सोसाइटी में आप देखते हैं कि कास्ट को लेके, ठीक है, जात को लेके, या फिर उनके समाज में प्रतिष्ठा को लेके क्या होता है, कई बार क्या होता है, वाद विवाद होता रहता है। तो जो जानकार व्यक्ति है या फिर समझदार है वो इस चीज़ को समझते होंगे, या फिर कई बार लोग बोल भी देते हैं कि ये बाहर के लोग हैं, ये यहाँ के लोग हैं, ठीक है। तो ये लोग कहाँ से आए हुए थे, सेंट्रल एशिया से, ठीक है, मध्य एशिया से। और ये विचार किनके द्वारा दिया गया है, ये विचार दिया गया है मैक्स मुलर साहब के द्वारा, ठीक। और वर्तमान का जो तुर्की है, जिसको अब तुर्की कहते हैं, तो तुर्की में आपको एक शिलालेख मिला है जिसका नाम है बोग जकोई। क्या नाम है, बोग जकोई। तो इसके आधार पे ना कुछ देवी देवता का नाम का जिक्र है। क्या है कि इंद्र, जो भारत में जिस इंद्र का जिक्र किया था, तो उस इंद्र का जिक्र वहां पे भी किया गया था, मित्र का जिक्र किया गया था, वरुण का जिक्र किया गया था, नातस्य का जिक्र किया गया था। तो ये सब कहाँ पाए गए, बोग जकोई शिलालेख तुर्की में जो मिला वहां पे पाए गए, ठीक है। और इन चारों देवता का क्या हुआ, ऋग्वेद में भी चर्चा पाया गया। तो अब ये मान के लोग चलेंगे कि जो वहाँ उस टाइम में जो तुर्की के लोग थे वो भी हिंदू थे, क्योंकि वहाँ पे जब इस प्रकार के देवता का जिक्र मिला तो ये माना जाएगा कि वहाँ पे भी उनका पूजा किया जाता था। और भारत में ऋग्वेद है, उसमें भी इन चारों देवता का, इंद्र का, मित्र का, वरुण का, नातस्य का जिक्र मिला है, ठीक है। देखिए जब जो आर्य आए तो वो सप्त सिंधव क्षेत्र में बसे, और ये सप्त सिंधव कौन था, ये सप्त सिंधव है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सरस्वती, ठीक है। आप इसका, इसमें एक नदी छोड़ दीजिएगा, नहीं नहीं सारा सारा कर लीजिए इंक्लूड। इसमें आपको क्या किया जाएगा, आपसे नदियों का प्राचीन नाम पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो प्राचीन नाम यदि आपसे पूछ लिया जाएगा नदियों का, तो आप क्या कीजिएगा कि एक एक नदी का पहले आप नाम देख लीजिए कि किस नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता था, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। तो सतलुज को सतुद्री के नाम से बुलाया जाता था, ब्यास को बिपाशा से, ठीक है, रावी को पुरुषनी से, चिनाब को अस्कनी से, झेलम को वितिस्ता से, और सरस्वती को पवित्र नदियों से। वितस्ता का बात कीजिएगा, जब सिकंदर जो भारत पे आए, आक्रमण किए, तो हाइडेस्पीज यानी कि वितस्ता के वहाँ पे क्या हुआ था, युद्ध हुआ था उसी नदी के तट पे, ठीक है। बाद में उनका सेना ब्यास वगैरह के आसपास आया तो फिर क्या हुआ, वो जाने से मना कर दिए, ठीक। तो ये क्या है, प्राचीन नदियों का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कुछ अन्य विचार भी हैं जो भारत के लोग भी दिए हैं कि बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से ये लोग आर्टिक क्षेत्र से आए थे, ठीक है। और दयानंद सरस्वती जी के हिसाब से ये तिब्बत से आए थे। वर्तमान का जो चीन है, तो चीन के द्वारा जो कब्जा किया गया क्षेत्र है तिब्बत, तो उस तिब्बत के बारे में बोल रहे थे दयानंद सरस्वती जी की ये लोग यहाँ से आए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया, एक ऋग्वैदिक काल है और दूसरा उत्तर वैदिक काल है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल का समय कितना है, 1500 से 1000। और इस बात का जानकारी कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद से। और उत्तर वैदिक काल का कहिएगा तो उत्तर वैदिक काल का जानकारी ऋग्वेद से मिलता है, यजुर्वेद से मिलता है, सामवेद से मिलता है, अथर्ववेद से मिलता है, उपनिषद से मिलता है, आरण्य से मिलता है, और अन्य ग्रंथ और ब्राह्मण्य आदि से मिलता है, ठीक है।
ऋग वैदिक काल का समय काल कहिएगा तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। और इसका स्रोत क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यदि पूछा जाएगा कि प्राचीन वेदों में सबसे ज़्यादा पुराना या प्राचीन कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? ऋग्वेद। ठीक है। और इसमें 128 सूक्त है और 10 मंडल है। ठीक है। यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था का बात कीजिएगा, देखिए हम ये चारों सेक्शन इसलिए कवर कर रहे हैं कि इन चारों सेक्शन से पूछा जाता रहता है आपको सवाल। तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक चारों व्यवस्था को हम देखेंगे। तो पहला हम लोग का क्या है? राजनीतिक व्यवस्था। तो वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था कैसा था कि कबीला पे आधारित था। यहाँ यानी कि कुछ लोगों का संख्या होता था, उसमें क्या करते थे वो लोग ग्रुप में रहते थे। ठीक। और इनका जो अध्यक्ष होता था, जो हेड होता था, उनको किस शब्द से संबोधित किया जाता था? जनस्य गोपा। और ये क्या होते थे? निर्वाचित होते थे। ठीक है। जनस्य गोपा का काम क्या था? इनका कार्य ये था कि लोगों की सुरक्षा प्रदान करे और लोगों का ये दायित्व बनता था, यानी कि ऐच्छिक था, कोई इस पे बाध्यकारी नहीं था कि वो क्या करते थे? जनस्य गोपा को कर देते थे। कर के रूप में कुछ भी दे सकते थे, भोजन दे सकते थे, वस्त्र दे सकते थे, धन दे सकते थे। ठीक है। तो इस प्रकार उनको क्या किया जाता था? कर दिया जाता था। यहाँ पे एक सभा, ये लोग क्या करते थे? सभा समिति में भी क्या करते थे? जनस्य गोपा भाग लेते थे। ठीक है। अब आते हैं प्रशासन। प्रशासन की बात कीजिएगा तो वहाँ पे सबसे छोटी इकाई कौन था? घर का मुखिया, जिसको जो हेड होते थे उसको क्या कहा जाता था? मुखिया। छोटी इकाई परिवार का। ठीक है। और ग्राम का यानी कि गांव का बात कीजिएगा तो वहाँ का जो अध्यक्ष होते थे या मुख्य होते थे उनको क्या कहा जाता था? ग्रामणी। ठीक है। और जब विश्व का बात कीजिएगा तो उनको विश्वपति कहते थे। और जन का बात कीजिएगा तो जनस्य गोपा। देखिए यही जन शब्द जो है बाद में जाके क्या बन जाएगा? महाजनपद। यानी कि बहुत सारा जन मिल जाएगा तो वो हो जाएगा क्या? महाजनपद। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था तो अभी आपको हम बता ही दिए। आर्थिक व्यवस्था देखिए, वहाँ पे पशुपालन किया जाता था। ठीक है। यानी कि मवेशियों को पाला जाता था। गाय को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। देखिए गाय को क्यों महत्व दिया जाता था? इसलिए कि गाय दुधारू होती थी और दूध के बारे में आप जानते हैं वो प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है। तो उस वक्त के लोग इस बात की उन लोगों को समझ थी। इस कारण से क्या होता था? गाय को क्या किया जाता था? ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है। और ये कहा जाता था कि इसको नहीं मारा जाए, इसलिए इसको अघन्य कहा जाता था। ठीक है। और गाय का इतना महत्व था कि गाय शब्द से ही अन्य चीज को संबोधित किया जाता था। जैसे धनवान व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, समय को गोधरी कहा जाता था और चारागाह को गव्यतु कहा जाता था। ठीक है। व्यापार की बात कीजिएगा तो यहाँ पे व्यापार में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। यहाँ पे भी आंतरिक और बाह्य होता था। और वस्तु विनिमय प्रणाली था। आपको सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ क्या करते हैं? एक वस्तु उनको देते हैं, बदले में वो अपना वस्तु इनको देते हैं। ठीक है। जैसे आपके पास चावल है, मेरे पास दाल है, तो हम आपको बोले कि भाई मेरे से दाल ले लो, हमको बदले में क्या करो? चावल दे दो। तो तुम क्या करोगे? उस हिसाब से हमको क्या करोगे? तुम हमको चावल दे दोगे, हम बदले में तुमको दाल दे देंगे। ठीक। तो यही जो व्यापार जो जो क्रिया होता था उसको क्या कहते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है। नेक्स्ट आइए, उस टाइम में कुछ उस टाइम में क्या होता था? आभूषण होता था। ठीक है। जो जैसे वर्तमान में कहिएगा कि आभूषण महिलाओं के बीच में ज़्यादा लोकप्रिय है। ठीक है। जैसे गला में, नाक में, कान में, नाक में अलग अलग प्रकार का आभूषण पहना जाता है। तो स्वर्ण का जो आभूषण होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको निष्क कहा जाता था। ठीक है। अब आते हैं सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था कैसा था? समाज पितृ सत्तात्मक था। देखिए कुछ देर पहले आपको हम जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे आपको हम बोले हुए थे कि समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। ठीक है। यानी कि अब क्या हुआ? विचारों में लोगों के बीच में क्या हुआ? बदलाव आया है। यानी कि अब पुरुषों का वर्चस्व होगा, महिला घर में रहेगी। अब उन महिलाओं को उस प्रकार का अब राइट नहीं दिया जाएगा जैसे क्या किया जाता था कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता में दिया जाता था। ठीक है। समाज को अब क्या कर दिया गया? कर्म और पैसा आधारित कर दिया। यानी कि यदि कोई लकड़ी काटता है तो अब उस
क्या होगा कि उस परिवार का जो भी व्यक्ति जन्म लेगा उसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वो लकड़ी ही काट सकता है। ठीक है, यदि कोई पानी बेचता है तो क्या किया जाएगा, उसको सिर्फ पानी बेचने का ही कार्य दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि उस वक्त कर्म पेशा आधारित हो गया समाज। ठीक है, तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। इस 4 वर्गों में समाज का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इन बातों का जिक्र मिलता है। ठीक है, समाज का भोजन का प्रकृति कैसा था, शाकाहारी भी थे और साथ में मांसाहारी भी थे। देखिए स्त्रियों के बारे में अभी बोले, स्त्रियों की दशा फिलहाल अच्छा था। ठीक है, ये और बदतर होगा कब जाके, जब उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो वहां पे महिलाओं पे और भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगने वाला है। ठीक है, इनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। ठीक, अब देखते हैं धार्मिक व्यवस्था। तो धार्मिक व्यवस्था का बात कीजिएगा तो प्रकृति का पूजा किया जाता था, जैसे पानी का, सूर्य का, पेड़ का, मिट्टी का। ठीक है, तो प्रकृति का पूजा किया जाता था। इसमें देवता कौन आते थे, इंद्र आते थे, जिनको वर्षा का देवता कहा जाता था। पुरंदर के बारे में आपको हम बताए हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में, कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का बारी आया तो ये भी कहा जाता है कि पुरंदर यानी कि इंद्र क्रोधित हो गए, बांध को तोड़ दिए और पानी शहर में आ गया और पूरा शहर क्या हो गया, जलमग्न हो गया और इस प्रकार क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक है, इंद्र का आपको 250 बार जिक्र किया गया है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि इंद्र का कितना बार जिक्र किया गया तो आप बताएंगे कि 250 बार। ठीक है, अग्नि को घर का देवता कहा जाता था और इनका 200 बार जिक्र किया गया। वरुण जो नैतिकता के देवता थे। देखिए ये एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा हुआ है। कुल नदी के बारे में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि 25 नदी का जिक्र किया गया। ठीक है, और गायत्री मंत्र के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र कहाँ से आया, तो आप बताइएगा कि ऋग्वेद से गायत्री मंत्र आया है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण देवता थे, और भी देवता थे, तो उनमें सोम थे। सोम को ये सूरा के देवता थे, यानी कि एक प्रकार का रस होता था। कुछ लोग ये भी उसको शराब शब्द या मध्य के शब्द से इस्तेमाल करते हैं, मगर आपको ये समझना था ये किसी प्रकार के पेड़ उड़ या फल उल का रस हुआ करता था। ठीक है, तो वो सूरा के क्या थे, देवता थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इस बात की जिक्र की गई है। ठीक है, नतस्य अश्विन, इसे चिकित्सा का देवता कहा जाता था। ये सब वन लाइनर फैक्ट आप याद रखिएगा। मित्र को शपथ का देवता कहा जाता था। रुद्र आंधी तूफान के देवता कहे जाते थे। ठीक है, और आर्यमन को विवाह का देवता कहा जाता था। कुछ देवियां भी थी, देवियां में कौन थी, अर्यनी, अदिति, उषा, कपाला आदि। तो ये सारे क्या आ जाएंगे, वैदिक काल में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं उत्तर वैदिक काल। देखिए बस एक पेज और रह गया है, उसके बाद आपको ये क्या हो जाएगा, ये वीडियो क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला। ठीक है, देखिए उत्तर वैदिक काल ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो उत्तर वैदिक काल का समय काल कितना है, 1000 से 600 BC। इस बात का देखिए, वेद जो है, वेदों में ऋग्वेद क्या, आपको जब अभी वैदिक काल पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताए थे कि ऋग्वेद क्या है, सबसे ज़्यादा प्राचीन यानी कि सबसे ज़्यादा पुराना है। ठीक है, और यजुर्वेद जो है वो गद और पद दोनों में दिया गया हुआ। ठीक, और आपसे पूछ लिया जाए कि ये वेद जो है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो इसका मतलब इसके अंदर मेन थीम क्या था, इसके अंदर क्या चीज़ का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आपसे यदि सामवेद के बारे में पूछा जाए तो आप सामवेद के बारे में बोलिएगा ये गीत संगीत से संबंधित था। अथर्ववेद के बारे में पूछा जाए तो आप कहिएगा असिद्धि से था। वेदांग थे कुछ, तो वेदांग कितने थे, एक तो शिक्षा था, दूसरा कल्प था, तीसरा निरुक्त, चौथा छंद, फिर ज्योतिषी, उसके बाद व्याकरण। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक और उपनिषद, इन तीनों का आपसे पूछ लिया जाएगा कि टोटल कितना संख्या था, तो आप कितना जवाब दीजिएगा, 108। ठीक है, अब आते हैं राजनीतिक व्यवस्था। वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव हुआ। अब समाज क्या हो गया, कबीला आधारित जो था, तो वहाँ पे जो वहाँ के अध्यक्ष थे यानी कि जो राजा थे, जो मुख्य थे, वो क्या करते थे, अपने नाम में लगाते थे एकराट, विराट, सौराट, सम्राट, राजा, ऐसे शब्दों का वो क्या करते थे, अपने नाम के साथ जोड़ते थे। ठीक है, और राजा अब क्या होने लगा, राजा जन्म से होने लगा। पहले क्या होता था, उधर निर्वाचित होता था, मगर अब क्या होने लगा, जन्म से होने लगा, क्योंकि
क्या कर दिया गया कि जन्म के आधार पे ही, यानी कि उसके जो आपको विभाजन किया गया था समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो अब वो जन्म से कोई ब्राह्मण होगा, ठीक है, कर्म से नहीं, क्या होगा, जन्म से होगा। कोई यदि ब्राह्मण घर में पैदा हुआ तो वो क्या होगा, ब्राह्मण ही होगा। कोई क्षत्रिय घर में पैदा हुआ तो क्या होगा, वो क्षत्रिय ही होगा। वो अपना क्या कर सकता है, वर्ग को क्या कर सकता है, बदल नहीं सकता, ठीक। तो अब राजा क्या हो गया, जन्म से हो गया, तो राजा का बेटा फिर राजा, उसका बेटा फिर राजा, ठीक। इनके द्वारा कर लिया जाता था, और कर क्या था, बलि और भू राजस्व लिया जाता था, ठीक। और प्रशासन की बात कीजिएगा तो परिवार, ग्राम, विश्व और जनपद। अब यही जनपद जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो यही महाजनपद हो जाएगा, और इसी महाजनपद में हम लोग मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये मौर्य, मगध, फिर मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारा का सारा किस क्षेत्र में, इस सारा का सारा आपको बिहार वाले जीके में भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। राजा जमीन के लिए क्या करते थे, युद्ध करते थे। और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ पे भी आर्थिक व्यवस्था में ज़्यादा बदलाव नहीं आया था। कृषि था जिसमें जौ, गेहूँ, चावल, ये सारे चीज़ पाए जाते थे, ठीक है। चावल को ब्रीही या तंदुल कहा जाता था। पशुपालन यहाँ पे भी होता था, मगर एक दो पशु यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता है, जैसे घोड़ा को अश्व कहते थे, हाथी को गज कहते थे, बकरी को अज कहते थे। व्यापार वही प्रणाली था, आंतरिक और बाह्य वस्तु विनिमय प्रणाली, अभी आपको हम बताए थे। निष्क था, निष्क आप उस वैदिक काल में देखे होंगे, स्वर्ण आभूषण हुआ करता था, ठीक है। सतनाम, कृष्णल, ये सब क्या था, धातु था स्वर्ण का, ठीक। और धातु में और क्या था, तांबा, कृष्ण अयस्क, श्याम अयस्क, इन शब्दों से इसको क्या किया जाता था, संबोधित किया जाता था। सामाजिक व्यवस्था कैसा था, सामाजिक व्यवस्था था आपको पितृसत्तात्मक, ठीक है। समाज अब जन्म आधारित हो गया। अभी आपको बताएं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस काल के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। देखिए आपको हम बोल रहे थे ना कि जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो स्त्रियों की दिशा में क्या होगा, गिरावट होगा। तो स्त्रियों की दशा में क्या हो गया, गिरावट हो गया, ठीक है। उनके बहुत सारे राइट को क्या कर दिया गया, या तो सस्पेंड कर दिया गया, फिर या क्या कर दिया, उन पे पाबंदी लगा दिया गया, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में स्त्री की तुलना मदिरा से, मदिरा यानी कि शराब, शराब को तो लोग बुरा मानते ही हैं, और पासा, पासा यानी कि जुआ, तो स्त्री को इन शब्दों से क्या किया जाता था, संबोधित किया था, इसके साथ क्या किया था, तुलना किया जाता था, ठीक है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते थे जो महिलाओं की जो स्थिति थी किस प्रकार का होगा, ठीक। समाज में क्या हो गया, गोत्र व्यवस्था का विकास हो गया, ठीक। और आश्रम व्यवस्था का फिर विकास हो गया। ये आश्रम व्यवस्था आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता, ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य या गृहस्थ या वानप्रस्थ, ठीक है। तो पुरुष की उम्र उस वक्त 100 वर्ष माना जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम का बात कीजिएगा तो ये 0 से 25 वर्ष, और इसमें क्या कहा जाता था कि ये शिक्षा लेने का समय काल है 0 से 25, ठीक है। विवाह का बात कीजिएगा तो 25 से 50 वर्ष, और इसको गृहस्थ आश्रम कहते थे। वानप्रस्थ किसे कहते थे, 50 से 75 वर्ष का, जिसमें पति पत्नी कहाँ क्या करते थे, वनों में जाके रहते थे। और लास्ट क्या था, संन्यास आश्रम, इसमें पति अपनी पत्नी का परित्याग कर तपस्या के लिए चले जाते थे, ठीक है। और धार्मिक व्यवस्था कैसा था, देखिए समाज में तो आपको बता ही दे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और धार्मिक व्यवस्था क्या हो गया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस तीन देवताओं का कॉन्सेप्ट आया। अब यज्ञ होने लगा, ठीक है। राजसी युग, राजसी युग जिसमें राजा का क्या होता था, राज्यभिषेक होता था। वाजपेयी जिसमें शक्ति का विस्तार होता था, ठीक है। और एक अश्वमेघ यानी कि घोड़े का बलि दिया जाता था। तो हम लोग देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कवर कर लिए, उसके बाद वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कर लिए, ठीक है। इसका आपको पीडीएफ क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे, आप चाहिएगा तो वहाँ पे क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए जिन भी बच्चों को थोड़ा सा भी लगे कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल है, तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कहीं पे आपको कमी लगे या किसी का ज़रूरत पड़े तो आप क्या कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो का कौन सा सेक्शन अच्छा था, या फिर कहाँ पे आपको किसी प्रकार का कमी लगा, ठीक है। थैंक यू, बने रहिएगा बिहार कंपटीशन पे।